हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखना तुम्हें खुद है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब ये इसका आंसर इकोनॉमिक्स इस चैप्टर में तो था ही नहीं था ना। इस चैप्टर में इसका आंसर नहीं था। ये हमें जनरल सोसाइटी से या अपने दूसरे नॉलेज, साइंस के नॉलेज के, सोशल साइंस के नॉलेज से इसको आंसर करना है। क्या है सोर्सेस ऑफ एनर्जी? सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं हमारे पास? पॉइंटर, यस। प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वीडियो देखने के लिए मोबाइल को चार्ज करना होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी। पंखे के नीचे बैठ के देखना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी। शाम हो गई है तो लाइट जलनी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी। कहीं आना जाना हो तो पेट्रोल या डीजल, पेट्रोलियम, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम या एलपीजी, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलपीजी, एलपीजी। एलपीजी किस लिए? कुछ भी खाना हो तो एलपीजी। घर पे खाना हो, बाजार में खाना हो, ऑर्डर करना हो, खरीद के लाना हो, जो भी खाना बनेगा वो एलपीजी में ही बनेगा, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पता ही है। केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो मेन सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी तो यही है। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो कोई दूसरा सोर्स चाहिए ना एनर्जी का। कौन कौन से सोर्स यूज़ करते हैं पता है? कहलगांव का थर्मल पावर कोल से चलता है, तो कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें देखने को कहीं नहीं मिलता है कोल, लेकिन पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो एनटीपीसी सप्लाई कर रहा है कहलगांव क्या बहुत दूर दूर तक जाती है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, और वो प्रोड्यूस होती है कोल से। और इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कोल हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया ना। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कोल हो गया। कोल को जलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से सारा काम होगा। वैसे ही कई सारे पावर प्लांट्स होते हैं जो पेट्रोलियम ऑयल या एलपीजी से भी चलते हैं, गैस या पेट्रोल ऑयल से चलते हैं। तो पावर प्लांट्स गैस से भी चलते हैं, ऑयल से भी चलते हैं, कोल से भी चलते हैं। सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स कोल के हैं। और क्या सोर्सेस है एनर्जी के? वाटर डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। और क्या है? विंड मिल, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। देखा नहीं होगा तो कम से कम साइंस की टेक्स्ट बुक में तो जरूर देखा है। बिहार साइड में कम होते हैं विंड मिल, ज़्यादा सी कोस्ट के पास में होते हैं, गुजरात में, तमिलनाडु में, इधर ज़्यादा है। इसलिए हो सकता है नहीं भी देखा हुआ हो विंड मिल। और क्या है? न्यूक्लियर पावर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल तो। न्यूक्लियर सबमरीन होना चाहिए, न्यूक्लियर मिसाइल होना चाहिए, न्यूक्लियर ये होना चाहिए, न्यूक्लियर वो होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं। और क्या? सोलर, मोदी जी सबसे ज़्यादा सोलर पे ही जोर दे रहे हैं। तो ये सब आगे के दिनों में आ सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें अभी भी यूज़ हो रही हैं, और 50 ईयर्स के आगे फ्यूचर में हो सकता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए इन कंपैरिजन तो कोल, पेट्रोलियम, ये सब। वैसे भी हम लोग देख चुके हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं जो ख़त्म होने वाले हैं। 50 साल में हो सकता है बिल्कुल ख़त्म हो जाए कोल एंड पेट्रोलियम। तो फिर हमें सिर्फ सोलर, विंड, इन सब के सहारे चलना होगा। और कई तरह के एनर्जीज के सोर्सेस होते हैं। जियो थर्मल एनर्जी होती है, विंड टाइडल एनर्जी होती है जो ओशन की टाइड्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या होता है? और इसके ऊपर सर्च कर सकते हो, नेट पे बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है। तो अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन, व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? बताया था मैंने। सस्टेनेबिलिटी मतलब तो समझ में आ रहा है ना। ये तो याद होगा क्या बताया था, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। जो डेवलपमेंट हम लोग आज कर पा रहे हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन्स भी कर पाए, या हम लोग भी अपने फ्यूचर के लाइफ में
ऐसा नहीं हो कि आज ही सब खत्म कर दिया है, आगे कुछ नहीं बचा। ऐसा हो सकता है ना? जैसे हमने देखा था, बुक में लिखा था पेट्रोलियम का रिजर्व कितने साल में खत्म होने वाला है, कोल का रिजर्व कितने साल में खत्म हो जाएगा। अगर 50 साल में खत्म हो जाता है तो हमारी लाइफ तो अब अभी 50 साल से ज़्यादा है। 50 साल में खत्म, अभी हमारी एज मान लो तुम्हारी एज 15 ईयर्स है, 50 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है, मतलब 65 के जब हो गए तब तक पेट्रोलियम ख़त्म। फिर उस दिन जाके ये बोलेंगे कि हाँ मैंने बचपन में सब कुछ वेस्ट कर दिया था, या मेरे पापा ने सब कुछ वेस्ट कर दिया था, इसलिए हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यही होगा ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये दिख रहा है हमें, जैसे आज फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं, वुड कहीं खोजना हो बहुत मुश्किल से लकड़ी मिलती है, ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारी मेडिसिन जो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन जंगलों से मिलती थी वो सब आज खत्म हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ कितने सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सब पता है, साइंस में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो सस्टेनेबिलिटी, व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि द डेवलपमेंट विच वी आर डूइंग टुडे शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू द कमिंग जनरेशन। आने वाली जनरेशन के लिए हमारा डेवलपमेंट हानिकारक ना हो जाए। हमारा डेवलपमेंट हमारे लिए तो फ़ायदा कर रहा है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी लॉस तो नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है? सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? लिखना तुमको अपने शब्दों में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जितने भी हैं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखना जरूर, ये नहीं कि इग्नोर कर देना, सर ने तो बता दिया है मैं समझ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स of all, but not enough to satisfy the greed of every one person. How is this statement relevant to the discussion of development? Discuss. ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। Earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greeds of every one person. ज़रूरतें सबके फिक्स होती हैं, लेकिन लालच तो अनलिमिटेड होता है। ज़रूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकते। पूरी की पूरी पृथ्वी भी उसको पूरा करने के लिए छोटी पड़ जाती है। मोरल साइंस में कहानी पढ़ी होगी इस तरह की बहुत सारी, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको डेवलपमेंट से कैसे लिंक कर सकते हैं। इसको डेवलपमेंट से लिंक करना है सस्टेनेबिलिटी से। देख रहे हो कैसे घुमा के क्वेश्चन आया है। जो पिछला क्वेश्चन आया था, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट में हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारी ज़रूरतें जो है पूरी होती रहनी चाहिए हमेशा के लिए, लेकिन आज ही लालच में सब कुछ अगर बर्बाद कर दिया तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा, सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाएगा, है ना? तो एक ये मोरल लेसन की बात है, बिल्कुल मोरल लेसन है, ये पढ़ा होगा। राजा मिदास की कहानी तो बहुत फेमस है, तो सबने देखी सुनी होगी। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, और भी बहुत सारे लोगों ने बार बार इसको रिपीट किया है। बट हमारे इकोनॉमिक्स में ये कैसे रिलेटेड है? सस्टेनेबिलिटी। हम लोग जो आज डेवलपमेंट कर रहे हैं वही डेवलपमेंट कल भी होना चाहिए, वही डेवलपमेंट परसों भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज डेवलपमेंट करके हम सब खा कर ख़त्म कर दिए, आने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं बचा। तो इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। क्या क्या देखा है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा हो गया ना, कुछ हद तक साइंस का या ज़्यादा ज्योग्राफी का। क्या क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखा है, क्या क्या देखा है? सबसे पहले पॉल्यूशन, सब कोई परेशान है पॉल्यूशन से। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है, न्यूज़ में डेली देते हैं, दिल्ली में ऐसा हुआ, चंडीगढ़ में ऐसा हुआ, यहाँ पे इतना खराब हुआ, यहाँ पे वेरी सीवियर हुआ। और क्या डिग्रेडेशन देखा है? जहाँ देखो प्लास्टिक का कचरा, जहाँ देखो प्लास्टिक का कचरा। कहलगांव में तो उतना नहीं है, पर बड़े शहर में लैंड फिल होता है, जहाँ पे सिर्फ ला के कचरा डंप करते जाते हैं। और क्या देखा है हमने? सब जगह पेस्टिसाइड, वाटर बॉडी सारी पोल्यूट हो चुकी है। गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, किसी भी नदी का पानी पीने लायक नहीं है। आरओ के बिना पानी कहीं से नहीं पी सकते। और क्या देखा है? फ्रीक्वेंटली एसिड रेन की बात सुनते रहते हैं हम लोग।
तो जो भी देखा है, जहाँ भी देखा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की सारी बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सब जगह का नॉलेज लाके इसमें दे सकते हैं। लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, जो जो सोच सकते हो सब दे सकते हो। डिफॉरेस्टेशन भी इसमें आ जाएगा, डिजर्टिफिकेशन भी इसमें आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज भी आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। जो पता हो, जितना पता हो उतना लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन इन टेबल 1.6 फाइंड आउट विच कंट्री इज एट द टॉप एंड विच इज एट द बॉटम। 1.6 टेबल क्या है ये? टेबल 1.6 एनसीईआरटी की हमारी टेक्स्ट बुक में है, जो मैंने वीडियो के बीच में एक बार दिखाया भी था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पे कंट्रीज की रैंकिंग है इस टेबल में। ये टेक्स्ट बुक में देख सकते हो इस टेबल में, और टेक्स्ट बुक में बहुत ही छोटा सा टेबल दिया है। मैं टेबल का एक बहुत छोटा सा पार्ट दिया है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की रैंकिंग दी है। 3 क्राइटेरिया के ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, 3 क्राइटेरिया है, लाइफ इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, 3 ही क्राइटेरिया होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। वही चीज़ दी हुई है टेबल में, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो तो हमारे किताब में नहीं दिया है, हमारे बुक में ये नहीं दिया है। क्या क्वेश्चन है? फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन, आइटम 3 कौन से हैं? इनकम है, पहला इनकम है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तीनों में विच कंट्री इज एट द टॉप, विच कंट्री इज एट द बॉटम, ये कैसे मिलेगा? बुक में नहीं दिया ये। बुक में टेबल से, टेबल का कॉलम चाहिए हमें, बुक से सिर्फ टेबल का कॉलम चाहिए, बट निकालना जो है विच कंट्री एट द टॉप, विच कंट्री एट द बॉटम, कैसे पता चलेगा? मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, मोबाइल पे ही सर्च करके इसको निकालना है। सबके पास मोबाइल है, वीडियो देख रहे हो मतलब मोबाइल है, सर्च करना है इसको, गूगल से पूछो। टीवी में ऐड जरूर देखा होगा, पता हो किससे पूछना है तो सब पता चल जाता है। तो गूगल से पूछो, गूगल आंसर देगा इसका। परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। इसको मैं बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैंने सिर्फ इतना बता दिया, हिंट दे दिया है कि ये चीज़ गूगल से पूछनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। The following table shows the proportion of adults aged 15 to 49 years whose BMI क्या था? बॉडी मास इंडेक्स देखा था हमने, वेट को स्क्वायर ऑफ द हाइट से डिवाइड करना था। इस बिलो नॉर्मल, BMI जिनका बिलो नॉर्मल है, लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर है इन इंडिया। इट इज बेस्ड ऑन ए सर्वे ऑफ वेरियस स्टेट्स फॉर द ईयर 2015-16। लुक एट द टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेट केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, 3 स्टेट का है। मेल 8.5%, कर्नाटक में 17%, मध्य प्रदेश में 28%, फीमेल 10, 21 एंड 28, एंड ऑल स्टेट्स का एवरेज भी दिया है, मेल 20, फीमेल 23। टेबल में क्या दिया है समझ में आ रहा है? BMI इज लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? BMI लेस देन नॉर्मल होने का क्या मतलब है? अंडर नरिश्ड, खाना ठीक से नहीं मिलता है, मतलब पोवर्टी, जिसके पास पैसा नहीं है उसी का खाना नहीं मिलेगा। या हेल्थ का कोई दूसरा इशू भी हो सकता है, कोई दूसरा इशू भी हेल्थ इशू हो सकता है। तो अगेन पैसे की बात है, अगर पैसे होते तो डॉक्टर से मिलते और सबका इलाज करवा लेते, ठीक हो जाता। टेबल में क्या दिया अब तक क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन में क्या दिया है? द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रपोर्शन ऑफ एडल्ट्स एज्ड 15 to 49 ईयर्स। 15 से 49 ईयर्स एज के एडल्ट्स की बात है, इसमें बच्चों की बात नहीं हो रही है। whose BMI is below normal, मतलब एडल्ट्स हुआ अंडर नरिश्ड। देख लो, एडल्ट्स हुआ अंडर नरिश्ड लिखा है, किस तरह से घुमा के लिखा है? इन इंडिया बेस्ड ऑन ए सर्वे। ठीक है, किसका किसका सर्वे था? ये था टेबल। ठीक है, अब हमें इसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। यह हमारे 2 क्वेश्चंस है। कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल ऑफ केरला एंड दैट ऑफ मध्य प्रदेश। केरला का पहला कॉलम है, मध्य प्रदेश का तीसरा कॉलम है। कंपेयर करो, किसका बेटर है? मध्य प्रदेश 28 है, 28 है, मध्य प्रदेश बेटर है ना। फिर से रिवाइंड, रिकैप क्या है? BMI बिलो नॉर्मल। ये इस टेबल में क्या दिया है? BMI बिलो नॉर्मल। BMI बिलो नॉर्मल मतलब अंडर नरिश्ड, नॉट हेल्दी, कमजोर है ना, कमजोर है। तो यहाँ पे क्या है? 28% पीपल जो है अंडर नरिश्ड है, 28% पीपल मध्य प्रदेश में है जिनको खाना ठीक नहीं मिल पा रहा है,
और एक दिन की बात नहीं है, ये रेगुलर बात है। कर्नाटक में मध्य प्रदेश में 28% ऑफ द मेल्स एंड 28% ऑफ द फीमेल्स हैं जिनको खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। वहीं केरल में अगर बात करें तो सिर्फ 8% और 10% पे 8.5 एंड 10% है। मतलब केरल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। केरल में भी कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन कर्नाटक में उससे 3 गुना लोग हैं। सॉरी, कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश। केरल से 3 गुना लोग मध्य प्रदेश में हैं जिनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है। मतलब मध्य प्रदेश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल लेवल बहुत पुअर है। न्यूट्रिशनल लेवल कर्नाटक मध्य प्रदेश का केरला की कंपैरिजन में बहुत ही बिलो है। बैकवर्ड स्टेट है कर्नाटका, मध्य प्रदेश। बार बार कर्नाटक क्यों आ रहा है? Next question. Can you guess why around 1/5 of the people in the country are undernourished even though it is argued that there is enough food for क्या हुआ फिर ठीक है, there is enough food in the country होगा, इस तरह का कुछ होगा। इनफ फूड है फिर भी बहुत सारे लोग भूखे रह जा रहे हैं। क्यों 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 1/5 ऑफ द पीपल कहाँ से एवरेज आ रहा है? देखो 2023 मतलब 1/5 हो गया ना, 100 का 1/5 20। 1/5 ऑफ द पीपल आर अंडर इन्वेस्ट। वाई? इनइक्वालिटी के कारण। कुछ लोग काफ़ी अमीर है, कुछ लोग काफ़ी गरीब है। कुछ लोग बहुत अमीर है, उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग बहुत गरीब है, वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो इनइक्वालिटी की बात है ना। देश में फूड ग्रेन्स पैदा तो काफ़ी होते हैं, एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, वेस्ट भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो गरीब है उनको नहीं मिल पाता है। तो ये सोशल इक्वालिटी की हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे थे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर में, इतना ही। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तुम लोग किसी भी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जितना पढ़ाया है इससे बाहर कुछ भी नहीं है, एज पर द CBSE सिलेबस। क्वेश्चंस तो अलग अलग प्रैक्टिस करने ही होंगे। और इसके बाद कोई अगर इश्यूज आती हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक पे, यूट्यूब पे मुझे कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।